आज के इस गहन विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय की तह तक जाने वाले हैं जो मतलब सच कहूँ तो भारत के सामाजिक और कानूनी ताने बाने के बिल्कुल केंद्र में है। हाँ, और विषय है भारत में समान नागरिक संहिता। बिल्कुल, जिसे हम आमतौर पर यूनिफॉर्म सिविल कोड या फिर सिर्फ यूसीसी कहते हैं। अब जो लोग इस विषय को फॉलो करते हैं उन्हें पता ही है कि ये कितनी जटिल बहस है। हाँ, बहुत जटिल। इसीलिए आज की इस चर्चा की नींव हमने बहुत ही ठोस दस्तावेजों पर रखी है। और वो दस्तावेज कौन कौन से हैं? हाँ, तो हम कुछ प्रमुख अकादमिक जर्नल्स जैसे IJCRT और IJLR के विश्लेषण देखेंगे। इसके अलावा ऐतिहासिक संविधान सभा की बहसों के पन्ने खंगालेंगे। साथ ही आदिवासी समुदायों पर हुए हालिया अध्ययन और बिल्कुल ताज़ा जो उत्तराखंड UCC एक्ट 2024 है उसके ड्राफ्ट पर भी बात करेंगे। हमारा मकसद बस इन भारी भरकम दस्तावेजों से वो निचोड़ निकालना है जो इस मुद्दे को साफ साफ समझने में मदद करे। और इस चर्चा में आगे बढ़ने से पहले एक बात बिल्कुल साफ कर देना जरूरी है। हाँ, वो बहुत जरूरी है। देखिए, चूंकि इस मुद्दे पर राजनीति और धार्मिक भावनाएं बहुत हावी रहती हैं, जी। इसलिए आज हम लेफ्ट विंग या राइट विंग के चश्मे को पूरी तरह किनारे रख रहे हैं। एकदम। सुनने वालों को ये स्पष्ट होना चाहिए कि हमारी इस बातचीत का मकसद किसी खास विचारधारा या धर्म का समर्थन करना बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल। हमारा उद्देश्य सिर्फ ये देखना है कि इतिहास, संविधान और जमीनी डेटा असल में क्या कहते हैं। सही कहा। हम पूरी तरह से निष्पक्ष होकर केवल उन तथ्यों और तर्कों को सामने रखेंगे जो हमारे मूल दस्तावेजों में दर्ज हैं। यही इस चर्चा की सबसे अच्छी बात है। तो चलिए आज का सबसे बड़ा और दिलचस्प सवाल उठाते हैं। बताइए। एक ऐसा देश जो अपनी विविधताओं के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है, जहां कुछ 100 किलोमीटर पर भाषा, संस्कृति और मान्यताएं बदल जाती हैं। बिल्कुल बदल जाती हैं। तो क्या वहां पूरे देश के लिए शादी, तलाक और संपत्ति का एक ही कानून बनाना कोई जादुई छड़ी है जो एकता लाएगी, या फिर ये महज एक असंभव सपना है? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। हम सब जानते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 44 में राज्य को एक समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करने को कहा गया है। लेकिन कागजी परिभाषा से हटकर अगर हम एक आम नागरिक के नजरिए से देखें तो इसका सीधा मतलब क्या है? अगर इसे एक बहुत ही व्यवहारिक उदाहरण से समझें तो मान लीजिए आज की तारीख में भारत में अलग अलग धर्मों के लोग अगर तलाक लेना चाहते हैं या संपत्ति का बंटवारा करना चाहते हैं, तो अदालतें उनके धर्म के आधार पर बने पर्सनल लॉ के हिसाब से फैसला सुनाती हैं। मतलब एक हिंदू परिवार का बंटवारा अलग कानून से होगा? हाँ, और एक मुस्लिम या ईसाई परिवार का अलग कानून से। अच्छा। तो UCC का सीधा सा मतलब है इस धार्मिक पहचान वाले पर्सनल लॉ की व्यवस्था को खत्म करना और देश के हर नागरिक के लिए विवाह, तलाक, गोद लेने और संपत्ति हस्तांतरण के लिए सिर्फ एक ही धर्मनिरपेक्ष कानून लागू करना। और ये कोई आज की मांग नहीं है। मैं हाल ही में ब्रिटिश काल के कुछ दस्तावेज पढ़ रही थी और वहाँ 1840 की लेक्स लॉसाई रिपोर्ट का जिक्र मिला। हाँ, लेक्स लॉसाई, जिसका मतलब होता है लॉ ऑफ द लैंड, यानी उस जमीन का कानून। अंग्रेजों ने उस वक्त अपराध, कॉन्ट्रैक्ट और सबूतों के लिए तो पूरे देश में एक कानून बना दिया, जैसे हमारा इंडियन पीनल कोड। बिल्कुल। लेकिन जब बात पारिवारिक और व्यक्तिगत मामलों की आई तो उन्होंने हाथ पीछे खींच लिए। उन्हें डर था। हाँ, उन्हें डर था कि धार्मिक मामलों में दखल देने से विद्रोह भड़क सकता है। हालांकि ये भी सच है कि 1872 में उन्होंने एक स्पेशल मैरिज एक्ट भी बनाया था, जो एक तरह का धर्मनिरपेक्ष कदम था। बिल्कुल, जहाँ लोग बिना धर्म बदले शादी कर सकते थे। और वही ब्रिटिशकालीन हिचकिचाहट आजादी के बाद हमारी संविधान सभा में भी देखने को मिली। हाँ, 1948 की बहस है। जब ड्राफ्ट आर्टिकल 35 पर चर्चा हो रही थी, जो बाद में चलकर अनुच्छेद 44 बना, तो माहौल बहुत गर्म था। मैंने पढ़ा है कि मोहम्मद इस्माइल और पोकर साहिब बहादुर जैसे मुस्लिम सदस्यों ने इसका कड़ाई से विरोध किया था। हाँ, उनका स्पष्ट तर्क था कि किसी भी लोकतांत्रिक देश में लोगों के व्यक्तिगत कानून उनके जीवन जीने के तरीके का एक अहम हिस्सा होते हैं। अगर राज्य इसमें दखल देगा तो यह धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ होगा और इससे अल्पसंख्यकों के बीच भारी असंतोष फैलेगा। उनका मानना था कि किसी भी समुदाय पर उसकी सहमति के बिना ऐसे कानून नहीं थोपे जाने चाहिए। लेकिन उस बहस में बचाव पक्ष के तर्क भी तो उतनी ही धारदार थे। बिल्कुल।
के.एम. मुंशी और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने यूसीसी का बहुत मजबूती से बचाव किया था। मुंशी जी का एक सवाल बहुत ही सटीक था। हाँ। उन्होंने पूछा कि अगर देश में समान नागरिक संहिता नहीं होगी तो फिर पारंपरिक हिंदू समाज में महिलाओं के अधिकारों में सुधार कैसे होगा? सही बात है। क्योंकि उस समय के जो पारंपरिक कानून थे उनमें महिलाओं को संपत्ति या समानता का कोई विशेष अधिकार तो था नहीं। और इसी टकराव के बीच डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का जो रुख था वो इस पूरी बहस का सबसे टर्निंग पॉइंट माना जा सकता है। अरे हाँ, और सच कहूँ तो इन बहसों को पढ़ते हुए मेरे लिए ये एक बहुत बड़ा चौंकाने वाला तथ्य था। वो कैसे? मुझे हमेशा लगता था कि अम्बेडकर जी शायद यूसीसी को आजादी के तुरंत बाद ही पूरे देश में लागू करना चाहते थे। लेकिन यह जानकर मैं हैरान रह गई कि उन्होंने बहुत ही व्यावहारिक तरीका अपनाया। उन्होंने दोनों पक्षों को सुना और कहा कि यूसीसी एक प्रयास होना चाहिए, कोई तत्काल बाध्यता नहीं। हाँ, उन्होंने साफ किया कि इसे भविष्य में तभी लागू किया जाना चाहिए जब समाज इसके लिए मनोवैज्ञानिक रूप से तैयार हो। उन्होंने तो यहाँ तक सुझाव दिया था कि शुरुआत में इसे शायद वैकल्पिक रखा जा सकता है। और अम्बेडकर जी की ये दूरदर्शिता आजादी के बाद की राजनीति में एकदम सच साबित हुई। अगर हम आजादी के बाद के सफर को देखें तो यूसीसी का मुद्दा मुख्य रूप से 3 अलग-अलग राजनीतिक दौर में सबसे ज्यादा गरमाया है। और इन तीनों दौरों को समझे बिना आज की बहस को समझना नामुमकिन है। बिल्कुल नामुमकिन है। पहला दौर 1952 से 1955 का था, जिसे हम हिंदू कोड बिल के समय के रूप में जानते हैं। ये वही दौर था जब अम्बेडकर जी पारंपरिक हिंदू कानूनों में सुधार की लड़ाई लड़ रहे थे। उस वक्त की स्थिति जरा सोचिए, बेटियों को पैतृक संपत्ति में कोई अधिकार नहीं था। पुरुषों को बहुविवाह की छूट थी। हाँ, और महिलाओं के लिए तलाक लेना एक तरह से असंभव था। डॉक्टर अंबेडकर इन भेदभावपूर्ण कानूनों को जड़ से खत्म करना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने एक विस्तृत हिंदू कोड बिल संसद में पेश किया था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इसका संसद के भीतर और बाहर इतना भयंकर विरोध हुआ कि तत्कालीन राष्ट्रपति और खुद सरकार के कई वरिष्ठ नेता इसके खिलाफ खड़े हो गए। और उस विरोध का नतीजा ये हुआ कि सरकार को कदम पीछे खींचने पड़े। जब उस बिल के एक बहुत ही कमजोर और संशोधित रूप को पारित करने की बात आई तो अंबेडकर जी इतने निराश और असंतुष्ट हुए कि उन्होंने आजाद भारत की कैबिनेट से ही इस्तीफा दे दिया। ये बहुत बड़ी बात थी। बहुत बड़ी। बाद में 1955-56 में सरकार ने इन सुधारों को एक साथ लागू करने के बजाय टुकड़ों में पास किया, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट और हिंदू सक्सेशन एक्ट। इस तरह बहुसंख्यक समुदाय के कानूनों में कुछ सुधार तो हुए, लेकिन पूर्ण यूसीसी का सपना वहीं ठिठक गया। हाँ, अंबेडकर जी के इस्तीफे के बाद मामला कई सालों तक ठंडा रहा। लेकिन फिर आता है दूसरा अहम दौर, 1985 और 1986 का समय। शाहबानो केस। बिल्कुल। 80 के दशक में एक 73 वर्षीय महिला ने पूरे देश की राजनीति और न्यायपालिका में भूचाल ला दिया। ये एक ऐसा ऐतिहासिक केस है जिसने यूसीसी की बहस को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। शाहबानो को उनके पति ने तलाक दे दिया था। फिर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और कोर्ट ने क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी सीआरपीसी की धारा 125 के तहत, जो हर भारतीय नागरिक पर लागू होती है, उनके पति को गुजारा भत्ता देने का आदेश सुनाया। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को ये सलाह भी दी कि अब समय आ गया है कि देश में यूसीसी लागू किया जाए। सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला एक बहुत बड़ा मील का पत्थर था, लेकिन उसका जबरदस्त राजनीतिक विरोध शुरू हो गया। हाँ, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और रूढ़िवादी समूहों ने सड़कों पर उतरकर इसे शरिया कानून में सीधी दखलंदाजी करार दिया। और उस भारी दबाव के आगे तत्कालीन राजीव गांधी सरकार झुक गई। उन्होंने संसद में मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986 पास कर दिया। इस कानून ने असल में सुप्रीम कोर्ट के उस ऐतिहासिक फैसले को पलट दिया। बिल्कुल पलट दिया। और मुस्लिम महिलाओं के लिए गुजारा भत्ता सिर्फ इद्दत की अवधि तक ही सीमित कर दिया। इस एक घटना ने यूसीसी के मुद्दे को पूरी तरह से एक राजनीतिक हथियार में बदल दिया। और उसी राजनीति का तीसरा दौर 2015-2017 से शुरू होता है, जो आज तक चल रहा है। शायरा बानो केस। हाँ, जिसकी शुरुआत शायरा बानो केस से हुई, जहां 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को असंवैधानिक घोषित कर दिया। फिर इसके तुरंत बाद वर्तमान सरकार ने यूसीसी को अपने मुख्य एजेंडे में शामिल कर लिया और इसे लागू करने की मांग ने फिर से जोर पकड़ लिया, जिसका रूढ़िवादी अल्पसंख्यक समूह विरोध कर रहे हैं। खैर, ये तो हुई इतिहास और राजनीति की बात। लेकिन अगर हम राजनीतिक शोर को हटा दें और अपने दस्तावेजों के आधार पर बात करें, तो आखिर जो लोग यूसीसी के समर्थन में हैं और जो लोग इसके विरोध में हैं,
उनके सबसे ठोस तर्क क्या है? अगर हम समर्थकों के तर्कों का विश्लेषण करें तो सबसे मजबूत स्तंभ लैंगिक समानता यानी जेंडर इक्वालिटी का है। जेंडर इक्वालिटी। हाँ, उनका स्पष्ट मानना है कि वर्तमान में जो भी पर्सनल लॉ मौजूद हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, उनका इतिहास महिलाओं के प्रति भेदभावपूर्ण रहा है। बिल्कुल। हिंदू महिलाओं को संपत्ति में समान अधिकार के लिए दशकों इंतजार करना पड़ा। मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक और बहुविवाह जैसी प्रथाओं का सामना करना पड़ा। और ईसाई महिलाओं के लिए भी तलाक की शर्तें बहुत ही अमानवीय थी। तो समर्थकों का तर्क है कि यूसीसी इन सभी धार्मिक विसंगतियों को मिटाकर देश की हर महिला को एक समान कानूनी अधिकार और गरिमा देगा। इसके अलावा एक बहुत बड़ा तर्क धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रीय एकता को लेकर दिया जाता है। हाँ, एक देश एक कानून। समर्थकों का कहना है कि जब क्रिमिनल कानून एक है तो सिविल कानून अलग क्यों? अलग अलग पर्सनल लॉ होने से कानूनी प्रक्रिया में बहुत भ्रम पैदा होता है और न्यायपालिका पर अनावश्यक बोझ पड़ता है। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण हमारे दस्तावेजों में है 1995 का सरला मुद्गल केस। हाँ, उसमें क्या हुआ था? इस केस में एक हिंदू व्यक्ति ने केवल दूसरी शादी करने के मकसद से इस्लाम धर्म अपना लिया। अच्छा। क्योंकि हिंदू कानून के तहत जीवित पत्नी के रहते दूसरी शादी करना एक अपराध है। तो यूसीसी समर्थकों का कहना है कि ऐसे कानूनी लूप होल्स और धर्म के दुरुपयोग को केवल एक समान नागरिक संहिता ही रोक सकती है। ये तर्क अपनी जगह काफी मजबूत है, लेकिन विरोधियों की चिंताएं भी तो उतनी ही गंभीर हैं। बिल्कुल गंभीर है। विपक्ष का सबसे बड़ा तर्क संविधान द्वारा दी गई धार्मिक और सांस्कृतिक आजादी को लेकर है। हाँ, आलोचक याद दिलाते हैं कि संविधान का अनुच्छेद 25 से 28 हर नागरिक को अपने धर्म को आबाद रूप से मानने और आचरण करने की आजादी देता है। और साथ ही अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों की संस्कृति की रक्षा की गारंटी देता है। तो आलोचकों का मानना है कि विवाह और संपत्ति के नियम धर्म का अभिन्न हिस्सा है और राज्य का इसमें हस्तक्षेप करना इन मौलिक अधिकारों का सीधा उल्लंघन है। और यहाँ एक डर बहुसंख्यक वाद का भी है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हाँ, अल्पसंख्यक समुदायों को ये डर सताता है कि एक देश एक कानून के नाम पर कहीं बहुसंख्यक समुदाय यानी हिंदुओं के नियम और मान्यताएं उन पर न थोप दी जाएं। उन्हें लगता है कि इस प्रक्रिया में उनकी जो एक अनूठी सांस्कृतिक पहचान है वो पूरी तरह से मिट जाएगी। और अगर जमीनी हकीकत यानी लीगल प्लूरलिज्म की बात करें तो भारत कोई छोटा देश तो है नहीं। यहाँ हर 100 किलोमीटर पर प्रथाएं बदलती हैं। बिल्कुल। एक ही धर्म के भीतर उत्तर भारत और दक्षिण भारत की शादियों के नियम बिल्कुल अलग हैं। ऐसे विविधतापूर्ण देश में एक ही कानून को व्यवहारिक रूप से लागू करना प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ा दुस्वप्न हो सकता है। थ्योरी में बहस करना अलग बात है और जमीन पर कानून उतारना अलग। लेकिन हाल ही में एक ऐसी घटना घटी है जिसने इस पूरी बहस को अकादमिक दायरों से निकालकर असल जिंदगी में ला खड़ा किया है। उत्तराखंड राज्य द्वारा अपना खुद का यूसीसी पारित करना। बिल्कुल। ये सच में एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। आजादी के बाद उत्तराखंड भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने समान नागरिक संहिता का अपना बिल पास किया है। हाँ, यहाँ ये बता देना जरूरी है कि गोवा में पुर्तगाली शासन के समय का सिविल कोड पहले से लागू है, लेकिन आजादी के बाद किसी चुनी हुई राज्य सरकार द्वारा ऐसा कानून बनाने वाला उत्तराखंड पहला राज्य है। जब मैंने इस उत्तराखंड यूसीसी एक्ट 2024 के ड्राफ्ट को पढ़ा तो इसमें कई ऐसी चीजें थीं जो सीधे तौर पर समाज के ढांचे को बदल सकती हैं। अगर हम इसके मुख्य प्रावधानों को देखें तो इसमें विवाह की उम्र लड़कियों के लिए 18 और लड़कों के लिए 21 वर्ष तय कर दी गई है, चाहे वो किसी भी धर्म के हो। हाँ, और हर शादी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है। सबसे अच्छी बात यह है कि बेटे और बेटी को पैतृक संपत्ति में बिल्कुल समान अधिकार दिए गए हैं। बहुविवाह और बाल विवाह पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। एक और बहुत अहम पहलू ये है कि राज्य की अनुसूचित जनजातियों को इस कानून के दायरे से पूरी तरह बाहर रखा गया है ताकि उनके परंपरागत नियम बचे रहें। ये सब तो सुनने में काफी प्रगतिशील लगते हैं, लेकिन इस कानून का एक हिस्सा ऐसा है जिसने सबसे ज्यादा विवाद खड़ा किया है। लिव इन रिलेशनशिप वाला नियम। बिल्कुल। उत्तराखंड में अब लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन कानूनी रूप से अनिवार्य कर दिया गया है और जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाला नियम है वो माता पिता वाला। हाँ, यदि लिव इन में रहने वाले जोड़े में से किसी की भी उम्र 21 वर्ष से कम है तो सरकारी रजिस्ट्रार सीधे उनके माता पिता को इसकी सूचना देगा। हालांकि कानून में ये भी कहा गया है कि लिव इन से पैदा हुए बच्चों को
पूरी कानूनी मान्यता मिलेगी। और अगर कोई पार्टनर दूसरे को छोड़ता है तो उसे गुजारा भत्ता देना पड़ सकता है। लेकिन इन लिव इन के नियमों की चौतरफा आलोचना हो रही है। हमारे स्रोतों में द इंडिया फोरम का एक बहुत ही विस्तृत विश्लेषण शामिल है। उस विश्लेषण में क्या कहा गया है? राइट टू प्राइवेसी का सीधा और खुला उल्लंघन है। पुट्टस्वामी जजमेंट की तरह। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने पुट्टस्वामी जजमेंट में निजता को एक मौलिक अधिकार माना था। दो बालिग लोग अगर साथ रहना चाहते हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन करवाना और पुलिस प्रशासन को उनके घर में जांच के अधिकार देना एक तरह की मॉरल पुलिसिंग को बढ़ावा देना है। उसी रिपोर्ट में एक और बहुत गंभीर पेच की तरफ इशारा किया गया है, जो सीधे तौर पर महिलाओं की शारीरिक स्वायत्तता यानी बॉडीली ऑटोनॉमी से जुड़ा है। वो प्रेगनेंसी वाला नियम। हाँ, इस नए कानून में ये प्रावधान है कि अगर कोई जोड़ा अपना लिव इन रिलेशनशिप खत्म करना चाहता है तो उस महिला को पुलिस या रजिस्ट्रार को अपनी गर्भावस्था के बारे में जानकारी देना अनिवार्य होगा। ये तो बहुत ही अजीब है। आलोचकों का कहना है कि यह नियम मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट की मूल भावना के बिल्कुल विपरीत है, जो महिलाओं को अपनी प्रेगनेंसी को गोपनीय रखने का अधिकार देता है। और विवाद सिर्फ लिव इन तक सीमित नहीं है। द इंडिया फोरम के विश्लेषण से ये भी पता चलता है कि ये नया कानून अल्पसंख्यकों के कुछ मौजूदा अधिकारों को भी खत्म करता है। वो कैसे? उदाहरण के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ में वसीयत को लेकर एक बहुत ही स्पष्ट सीमा तय की गई है। वहाँ नियम है कि आप अपनी पूरी संपत्ति किसी एक ही व्यक्ति के नाम वसीयत नहीं कर सकते हैं, ताकि परिवार के अन्य कानूनी वारिसों, खासकर महिलाओं को संपत्ति से पूरी तरह बेदखल न किया जा सके। बिल्कुल, लेकिन उत्तराखंड के यूसीसी में इस सीमा को पूरी तरह हटा दिया गया है। तो इसका सीधा असर क्या होगा? इसका मतलब है कि अब कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से पूरी की पूरी संपत्ति किसी एक व्यक्ति को वसीयत कर सकता है और अपनी बेटियों या पत्नी को संपत्ति से पूरी तरह वंचित कर सकता है। आलोचकों का तर्क है कि इससे महिलाओं का नुकसान ही होगा। यही कारण है कि असरुद्दीन ओवैसी जैसे नेताओं ने इस कानून को अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर एक सीधा हमला बताया है और इसे केवल बहुसंख्यक समाज के नियमों को दूसरे धर्मों पर थोपने का एक प्रयास करार दिया है। उत्तराखंड का यह कानून अभी कानूनी और सामाजिक दोनों कसौटियों पर परखा जा रहा है, लेकिन इस पूरी राष्ट्रीय बहस में एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जिसकी आवाज मुख्य धारा के मीडिया या राजनीतिक शोर में अक्सर दब जाती है। आप आदिवासी समुदायों की बात कर रहे हैं? हाँ, भारत के आदिवासी समुदाय। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। भारत की कुल आबादी का लगभग 8.6% हिस्सा आदिवासी समुदायों का है और इनके अपने बहुत ही विशेष सदियों पुराने प्रथागत कानून या कस्टमरी लॉज हैं। इन कानूनों को भारतीय संविधान के तहत विशेष संरक्षण मिला हुआ है, जैसे कि संविधान की 5वीं और 6ठी अनुसूची और उत्तर पूर्व के राज्यों के लिए बनाए गए अनुच्छेद 371A और 371G। ये सभी आदिवासियों को अपने पारंपरिक कानूनों के हिसाब से जमीन का प्रबंधन करने और सामाजिक जीवन जीने की आजादी देते हैं। उनकी विवाह प्रथाएं, उनके तलाक के तरीके, सब कुछ मुख्य धारा के समाज से बहुत अलग है। बिल्कुल अलग है। हमारे दस्तावेजों में शामिल एक ताज़ा सर्वे के आंकड़े बताते हैं कि लगभग 65% आदिवासियों का ये स्पष्ट मानना है कि अगर पूरे देश में एक समान नागरिक संहिता लागू कर दी गई तो उनकी सांस्कृतिक पहचान और उनका स्वायत्तता वाला ढांचा हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगा। उन्हें डर है कि उनके जमीन के अधिकार छिन जाएंगे। और शायद यही कारण है कि उत्तराखंड सरकार ने भी जब अपना यूसीसी ड्राफ्ट किया तो उन्हें अनुसूचित जनजातियों को इस कानून से पूरी तरह बाहर रखना पड़ा। ये अपने आप में एक स्वीकारोक्ति है कि एक देश एक कानून का नारा आदिवासियों के मामले में व्यावहारिक नहीं है। तो इन सब जटिलताओं, राजनीतिक टकरावों और अलग-अलग समुदायों के डर को देखते हुए सवाल ये उठता है कि क्या कोई बीच का रास्ता है? क्या कोई मिडिल ग्राउंड मौजूद है? दस्तावेजों में कई कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि एकदम से एक नया कानून पूरे देश पर थोपने के बजाय सरकार को हार्मोनाइजेशन यानी मौजूदा पर्सनल लॉज में धीरे-धीरे सुधार करने की दिशा में काम करना चाहिए। मतलब जो भी प्रथाएं संविधान और मानवाधिकारों के खिलाफ है, केवल उन्हें हटाया जाए, बजाय इसके कि पूरी व्यवस्था ही बदल दी जाए। इसके अलावा अगर हम दुनिया के अन्य देशों की तरफ देखें तो वहाँ से भी हमें कई अहम सबक मिलते हैं, जैसे फ्रांस और तुर्की। हाँ, फ्रांस और तुर्की जैसे देशों ने अपने यहाँ पूरी तरह से एक समान नागरिक संहिता लागू की है और वो सफल भी रहे हैं। लेकिन क्या भारत जैसे विविधतापूर्ण देश के लिए वो मॉडल सही है? शायद हमें यूके या कनाडा जैसे देशों के बहुलवादी प्रणाली यानी प्लूरलिस्टिक सिस्टम से ज्यादा सीखने को मिल सकता है। वो प्लूरलिस्टिक सिस्टम जमीन पर काम कैसे करता है? वहाँ होता ये है कि पूरे देश का एक सामान्य धर्मनिरपेक्ष कानून तो मौजूद है, लेकिन अगर कोई परिवार चाहता है कि उनके आपसी पारिवारिक विवाद उनके पारंपरिक
या धार्मिक नियमों से सुलझें तो उन्हें इसकी छूट होती है। अच्छा, इसके लिए वहाँ शरिया काउंसिल या रब्बिनिकल कोर्ट्स जैसी संस्थाएं हैं। तो अगर विवाद में शामिल दोनों पक्ष सहमत हैं, तो वे इन धार्मिक परिषदों के पास जा सकते हैं? बिल्कुल, और उनके फैसले को सामान्य कानून के तहत भी मान्यता दी जाती है, बशर्ते वो फैसला देश के मूल मानवाधिकारों का उल्लंघन न करता हो। दक्षिण अफ्रीका, ट्यूनीशिया और मिस्र जैसे देशों ने भी धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष कानूनों के बीच एक ऐसा ही मिला-जुला संतुलन बनाया है। ये बहुत ही दिलचस्प है। मतलब एक ही देश में दो समानांतर व्यवस्थाएं जो एक दूसरे से लड़ने के बजाय एक दूसरे की पूरक हो। हाँ, तो इन सारे ऐतिहासिक पन्नों, अदालती फैसलों और अंतर्राष्ट्रीय उदाहरणों को खंगालने के बाद ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि यूसीसी केवल पन्नों पर लिखा कोई साधारण कानूनी दस्तावेज नहीं है। ये भारत के सामाजिक, धार्मिक और राजनैतिक ताने बाने का अब तक का सबसे जटिल परीक्षण है। और सुनने वालों के लिए यह समझना बहुत जरूरी है कि ये विषय उनके लिए प्रासंगिक क्यों है। ये कोई संसद के गलियारों की दूर की राजनीतिक बहस नहीं है। ये सीधे तौर पर यह तय करने वाला है कि आने वाले समय में हर नागरिक की शादी की प्रक्रिया क्या होगी, तलाक के बाद उनके अधिकार क्या होंगे, बच्चों को गोद लेने के नियम क्या होंगे, और सबसे अहम, पीढ़ियों से चली आ रही पारिवारिक संपत्तियों का बंटवारा किस आधार पर होगा। कुल मिलाकर ये कानून भारत के धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक भविष्य की दिशा तय करेगा। आज के इस चर्चा में हमने 1840 से लेकर आज के उत्तराखंड यूसीसी तक का एक लंबा सफर तय किया है। हमने इसके फायदों को भी परखा और उन गंभीर चिंताओं को भी समझा जो अल्पसंख्यकों और आदिवासियों के मन में हैं। और इस चर्चा को खत्म करने से पहले हम सुनने वालों के लिए सोचने के लिए एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ना चाहते हैं। जरा कल्पना कीजिए, अगर भारत में यूसीसी को पूरी तरह से वैकल्पिक यानी ऑप्शनल बना दिया जाए। इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब है कि 18 वर्ष का होने पर हर नागरिक को ये आजादी हो कि वो खुद चुन सके कि उसे अपने पूरे जीवन भर अपने पारंपरिक धार्मिक पर्सनल लॉ के तहत रहना है या फिर धर्मनिरपेक्ष यूसीसी के तहत। तो क्या इस एक कदम से समानता और धार्मिक आजादी के बीच चल रही दशकों पुरानी बहस हमेशा के लिए सुलझ जाएगी? या फिर क्या ऐसा करने से एक ही घर, एक ही परिवार या एक ही समाज के भीतर एक नए तरह का कानूनी विभाजन पैदा हो जाएगा? जरा सोचिए, एक ही घर में रहने वाला भाई किसी और कानून से बंधा है और बहन किसी और कानून से। क्या ये असली आजादी होगी या फिर हमारे सामाजिक ढांचे में एक नई उलझन? ये वाकई सोचने वाली बात है। इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज के इस गहन विश्लेषण को यहीं समाप्त करते हैं। इस पर जरूर विचार कीजिएगा।